नमस्कार दोस्तों, आई एम निशांत। इंडिया एक डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड सॉवरेन स्टेट है जिसको 1947 में ब्रिटिश राज से फ्रीडम मिला एंड 1947 से 2023 तक का जो जर्नी है इंडिया के लिए वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं रहा। बिकॉज 1947 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी अराउंड 36 करोड़ एंड जो इकोनॉमी थी वो बेस्ड थी एग्रीकल्चर पर। अगर बात करें हम आज की, तो आज इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है एंड इसी के साथ इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि जो पॉपुलेशन है वो भी कंट्री का रिसोर्स माना जाता है। तो इसी के साथ वर्ल्ड के अंदर जो इंडिया है वो सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन को रखता है एंड ये पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है अराउंड 70 करोड़। तो ये भी एक जैसे रिसोर्स है इंडिया का एंड आज इंडिया की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड के अंदर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो आज का जो व्यू है इंडिया का बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। तो वर्ल्ड के अंदर पीस, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड ह्यूमन्स राइट्स की बात इंडिया को बगैर कंसिडर किए हम नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया कहीं ना कहीं 1.4 बिलियन पीपल्स को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। अगर बात करें यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स की, तो यूनाइटेड नेशन जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड जिसका एम है वर्ल्ड के अंदर पीस, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड ह्यूमन्स राइट को प्रमोट करना। लेकिन इसकी एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसको कहीं बार अनडेमोक्रेटिक रूप से देखा जाता है। तो आज हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबरशिप के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन है क्या। एक्चुअली यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है वर्ल्ड के अंदर पीस, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड ह्यूमन्स राइट को प्रमोट करना। एंड यूनाइटेड नेशन का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में वॉशिंगटन डीसी में हुआ एंड जिसका इनिशियली एम था उन कंट्री को प्रमोट एंड हेल्प करना जिन कंट्री को काफ़ी लॉस हुआ था वर्ल्ड वॉर के दौरान। अगर सिंपल शब्दों में यूनाइटेड नेशन को समझा जाए तो आप समझ सकते हैं इंटरनेशनल गवर्नमेंट, जहाँ पर ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज अपने आप को रिप्रेजेंट करती है एंड अपने इंटरनेशनल इश्यूज़ को यूनाइटेड नेशन के सामने रखती है। एंड कई बार देखा गया है कि यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल इश्यूज़ को काफ़ी हद तक सोल्व किया एंड कुछ इश्यूज़ को सोल्व करने में फेल हुई है, जैसे इसराइल एंड पैलेस्टीन इशू। एंड इसी तरह से हम देख सकते हैं कि रिसेंटली यूक्रेन एंड रशिया वॉर है उसको सोल्व करने में जो यूनाइटेड नेशन है वो कम्प्लीटली फेल हुआ है। एंड इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिल जाएंगे। यूनाइटेड नेशन अपने 6 ऑर्गन्स के साथ मिलकर काम करता है एंड ये ऑर्गन्स आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह से हैं। पहला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सेकंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एक्चुअली इस वीडियो का टॉपिक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इससे पहले आपको समझना होगा कि यूनाइटेड नेशन का जो इस्टेब्लिशमेंट है 1945 में एक चार्टर के अकॉर्डिंग हुआ। चार्टर एक्ट होता है एंड इस एक्ट के आर्टिकल 27 के अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ। एंड इस एक्ट के अकॉर्डिंग इस काउंसिल में कुछ मेंबर्स होते हैं जो ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। एंड इस मेंबर्स जो काउंसिल है, काउंसिल में आज 15 मेंबर्स हैं एंड ये 15 मेंबर 2 पार्ट में डिवाइड है, परमानेंट एंड नॉन परमानेंट। परमानेंट मेंबर में लाइक चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके एंड यूएस, तो ये कंट्रीज परमानेंट मेंबर्स हैं। एंड जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको जनरल असेंबली के जो इलेक्शंस हैं हर 2 साल बाद कंडक्ट किए जाते हैं, उसके द्वारा इलेक्ट होते हैं। एंड जो यहाँ पे जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास एक स्पेशल पावर होती है वीटो पावर, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। बिकॉज वीटो पावर एक ऐसी पावर है परमानेंट मेंबर्स के पास, अगर कोई भी रेजोल्यूशन जनरल असेंबली में या कोई भी एक्ट जनरल असेंबली में आता है तो कोई भी मेंबर जो परमानेंट मेंबर्स हैं इस एक्ट के अगेंस्ट अगर अपनी वीटो पावर का यूज करता है तो वो एक्ट अपने आप ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ कंट्रीज़ को कुछ ऐसी पावर दे रखी है जो वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करती है। एंड आज इंडिया, जर्मन, जापान एंड ब्राज़ील ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि डेवलप हैं एंड डेवलपिंग हैं एंड कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस भी करती है। इन कंट्रीज़ की मांग है कि इनको भी परमानेंट मेंबरशिप का स्टेटस दिया जाए एंड मिलना भी चाहिए। बिकॉज इंडिया को अगर हम देखें तो आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है एंड वर्ल्ड के अंदर सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी है जो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करती है 1.4 बिलियन पीपल्स को। अगर इंडिया एंड जो अदर स्टेट्स हैं अगर उनको परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलती एंड अगर उनको वीटो पावर नहीं मिलता तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कुछ कंट्रीज़ के पास कुछ ऐसी पावर्स है जो वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है एंड
कहीं पर हमने देखा है कि जो वीटो पावर का इस्तेमाल कुछ अपने जोग्राफिकल एंड जियोपॉलिटिकल्स फ़ायदे के लिए जो कंट्रीज़ ने किया, एंड सबसे ज़्यादा जो यूज किया वो रशिया ने किया है, उसके बाद यूएस ने, देन चाइना, यूके एंड फ्रांस। अगर हम बात करें इंडिया के अगेंस्ट वीटो पावर का यूज कब कब हुआ, तो कहीं पर हुआ है। लेकिन अब रिसेंटली हम मामला देखें, आपको याद होगा रिसेंटली पुलवामा अटैक जिसकी जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ग्रुप ने ली थी, एंड इसके बाद इंडिया ने काफ़ी कोशिश की कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जैश ए मोहम्मद ग्रुप को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने की, लेकिन इसके अगेंस्ट जो चाइना है उसने अपनी वीटो पावर को यूज किया, एंड जिसके बाद वो जो एक्ट था वो रिजेक्ट हो गया। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से कुछ कंट्रीज़ दूसरी कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करती है, एंड जो जियो पॉलिटिक्स एंड जोग्राफिकल रीजन के फ़ायदे के लिए वीटो पावर का यूज करती है। एंड इसके बाद जो इंडिया के अंदर जो रूलिंग पार्टी है उसको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल झेलने के बाद इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर एक अलग ही ट्विटर वॉर स्टार्ट हुआ, जिसमें रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी ने आपस में एलिगेशन लगाए। एंड रूलिंग पार्टी के लीडर्स ने यहाँ तक एलिगेशन लगाए कि 1945 में, आप याद रखें 1945 में यूएन के अंदर इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप या परमानेंट मेंबर्स बनाया जा रहा था, एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मेंबरशिप को रिजेक्ट करके चाइना को दे दिया। तो आप समझ सकते हैं कि 1945 में ब्रिटिश राज के अंडर इनमें इंडिया था, और 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ ब्रिटिश राज से। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो एलिगेशन था वो बिल्कुल ही गलत था। लेकिन हाँ, ये सच है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चाइना को सपोर्ट किया था यूएन के अंदर परमानेंट मेंबरशिप के लिए। उसके बहुत सारे रीजन थे। पहला रीजन कि हमारा नेबरिंग स्टेट था, दूसरा कि चाइना ही एक एशियन एक ऐसी कंट्री थी जो यूएन के अंदर परमानेंट मेंबरशिप के लिए दावेदार थी। तो ये कुछ जियो पॉलिटिकल एंड जियो रीजनल रीजन थे जिस वजह से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने सपोर्ट किया था चाइना का। लेकिन जो आज का व्यू है, जो आज का अगर हम देखें तो जो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स बिल्कुल चेंज हो चुकी है। एंड जो यहाँ पर 4 स्टेट है, इंडिया, ब्राज़ील जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ है, एंड जापान एंड जर्मन जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ है, ये कंट्रीज़ की जो मांग है परमानेंट मेंबरशिप की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, वो शायद इनको मिलनी चाहिए। बिकॉज उसके काफ़ी सारे रीज़न भी है, बिकॉज ये कंट्रीज़ कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है जियो पॉलिटिक्स। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, एंड होप आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहे, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए गुड डे एंड गुड बाय।